दूसरे राउंड का जिसे टीआरई 2.0 कह रहे हैं लोग, उसका भी विज्ञापन निकल चुका है और मैं समझता हूँ कि उतनी ही पारदर्शिता और ईमानदारी से इसमें भी परीक्षा लिया जाएगा और अभ्यर्थी चयन होंगे इसमें भी। इस बार पिछले बार की तुलना में कुछ परिवर्तन हुआ है जिसके बारे में विज्ञापन में भी अंकित है। कुछ बिंदुओं को मैं जरूर स्पष्ट कर देना चाहूँगा। अभ्यर्थियों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इस बार हम लोग अतिरिक्त समय नहीं देंगे सुधार के लिए, इसलिए वो आवेदन भरते समय या अपने दस्तावेज जमा करते समय पूरी एहतियात बरतें, कभी कोई इसमें कोई त्रुटि नहीं हो। अगर किसी कारणवश अगर त्रुटि रह जाता है तो उन्हें बेहतर होगा कि वो नया आवेदन दें, नया निबंधन कराएं, नया आवेदन दें। मैं आपको चाहूँगा सर, क्या एक अभ्यर्थी जिसे उसने अप्लाई कर दिया, ठीक है, उसने सबमिशन हो गया उसका, तो क्या वही अभ्यर्थी सर उसी आधार कार्ड के द्वारा वो आवेदन दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। ये चीज़ हम लोगों ने व्यवस्था कर दिया है और हम लोगों का कहना यही है कि भाई आप जब निबंधन करा रहे हैं, अगर निबंधन में एक बार जमा कर दिए उसके बाद आप सुधार नहीं कर सकते हैं। अगर सुधार करने की आवश्यकता है तो आप दोबारा निबंधन कराएं, क्योंकि एक बार त्रुटि हो गई तो उसके बाद जमा कर दिया, उसके बाद हम सुधार करने का मौका नहीं देंगे। उसी तरीके से आवेदन में भी है। आवेदन जमा करने के लिए कि पहले अपनी भरकर वो अपना देख लें कि भाई सब तरह से वो ठीक है कि नहीं है। इसका कारण है, पिछले बार हमने अनुभव किया, अभ्यर्थियों ने भी बहुत बार इसमें अनुरोध किया गलतियाँ की, इसके कारण से हमने देखा कि कई कठिनाइयाँ हुई। डीवी के चरण में भी हम लोग कई कठिनाई हुई। इसलिए हम लोग इस बार बहुत सतर्क हैं। इस बार हम चाहते हैं, अभ्यर्थी भी अनुभवी हैं तो हम अपेक्षा भी करते हैं कि वो भी ज़्यादा सतर्क रहेंगे। इस बार कोई दूसरे साइबर कैफे या किसी और स्तर से कोई गलती हो जाए तो वो गलती उनकी मानी ही जाएगी और उसके लिए उनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए सतर्कतापूर्वक अपना भरें, सही तरीके से हो जाएगा। सर, कई अभ्यर्थियों के सवाल ये आ रहे थे कि जैसे 6 to 8 में है, किसी का सोशल साइंस में उसने ग्रेजुएशन में हिंदी भी रखा है और अंग्रेजी भी रखा है, तो क्या सर वो जो अप्लाई करने के टाइम में क्या सर वो हिंदी सब्जेक्ट भी दे सकता है, अंग्रेजी सब्जेक्ट भी दे सकता है, या फिर वो 6 to 8 के लिए 2 अलग फॉर्म भर सकता है क्या? और इसी से जुड़ा एक सवाल ये है, क्या उनकी परीक्षा वो एक दिन में होगी या अलग होगी, क्या होगा सर? देखिए, पिछले बार भी टीआरई 1 में भी ये शर्त था कि जिस विषय में एसटीईटी किए हैं उसी विषय में वो परीक्षा दे सकते हैं। अगर उसने 2 विषय में अगर एसटीईटी कर भी रखा है तो उसमें से किसी एक को चुनना होगा उनको। वही शर्त इस बार भी है। लेकिन हाँ, अगर उसने दोनों में कर रखा है, जैसे अमूमन ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा कोई कर लिया होगा तो उसको एक ही में चुनना होगा उसे। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक इशू है, वो ये है कि कल्याण विभाग की भी कुछ वैकेंसी है, लगभग 1000 टोटल है। वो भी इसमें इस परीक्षा में सम्मिलित है। उसमें दो पेपर ऐसे हैं जो कि शिक्षा विभाग की वैकेंसी से मिलता जुलता है लेकिन उसके बावजूद भिन्न भी है। वो है भाषा और दूसरा है संगीत कला। शिक्षा विभाग में जैसे आपने भाषा के बारे में पूछा तो उसमें भाषा के लिए अलग अलग भाषा है, जबकि कल्याण विभाग में भाषा करके एक ही वैकेंसी है, एक ही कैटेगरी वैकेंसी है और उसमें हिंदी भी हो सकता है, उसमें इंग्लिश भी हो सकता है। स्वाभाविक है कि उसमें दोनों हमें अगर हम लोग क्रिकेट की भाषा में समझें तो उसमें थोड़ा ऑलराउंडर की जरूरत है। वही स्थिति संगीत कला है, जबकि शिक्षा विभाग में उसके लिए अलग अलग बना हुआ है। म्यूजिक के लिए अलग है, ललित कला के लिए अलग है, नृत्य के लिए अलग है, मतलब अलग अलग उसमें है। जबकि कल्याण में उसको एक करके इंटीग्रेटेड करके एक ही माना गया है, मतलब फिर से वही ऑलराउंडर वाले कंसेप्ट पर है। स्वाभाविक है कि इसमें जो अभ्यर्थी दोनों में देना चाहेंगे, मतलब शिक्षा विभाग में भी मान लीजिए अंग्रेजी में देना चाहें और कल्याण के भाषा में देना चाहें तो दे सकते हैं। और इसके लिए हमको भाषा जो कल्याण की जो भाषा पेपर होगा और कल्याण विभाग का जो संगीत और कला का जो पेपर होगा वो हमको अलग से लेना पड़ेगा, क्योंकि एक ही अभ्यर्थी शिक्षा विभाग का भी दे सकते हैं और इसका भी दे सकते हैं, इसलिए हमें अलग अलग करना पड़ेगा। सर, एक सवाल ये है कि बीपीएससी ने के पास जो आपने जो एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी किया था, जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है सर, इसके साथ और भी कई लंबी परीक्षा है सर, हजारों की संख्या में एप्लीकेंट हैं, वे वेट करेंगे क्या विभाग के पास शिक्षा विभाग ही रह गया, क्या आपके पास कुछ और भी विभाग है सर, उसका रिजल्ट कब तक आएगा सर? इस सवाल का जवाब जानना आपके प्रश्न बिल्कुल सही है और इसी कारण से हम लोगों ने पिछले बार भी स्पष्ट किया था कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 1 में लोग जो मांग रहे हैं, एक तो हमें उसका डेटा नहीं आया है, तो वैकेंसी हमारे पता चलेगा कितने ड्रॉपआउट्स हैं, कितने डिस्क्वालीफाइड हुए हैं, तभी हम सप्लीमेंट्री आंकड़ा हमें पता चलेगा कि कितने देने हैं। तो उसका रिजल्ट हमारी प्रायोरिटी में थोड़ा पीछे जाएगा। उसके पहले जो आपने भी प्रश्न किया कि कई ऐसी महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं, जैसे हमारे असिस्टेंट इंजीनियर की परीक्षा है, उसका फाइनल रिजल्ट देना है, हमें एपीओ के है, हमारे AAO का है, कई ऐसे और भी हैं जैसे अभी 69th पीटी का है रिजल्ट, उसके साथ सीडीपीओ का भी उसमें लगा हुआ है। उसके अलावा हमारे 68th का मेंस का रिजल्ट भी है। एपीओ का भी हम लोगों ने इंटरव्यू भी कंप्लीट करा लिया है, लेकिन अभी उसका रिजल्ट भी बनाना है, उसमें कुछ हमें मेडिकल कराने हैं दिव्यांगजनों का। तो इन सबको लेकर देखा जाए तो अभी हमारे कई ऐसे मामले हैं जो काफ़ी परिपक्व हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, उनका हमें परीक्षाफल निकालना है। टीआरई 1 के वर्क प्रेशर के कारण से कार्य बोझ बहुत ज़्यादा था उसमें, इसके कारण से वो रुक गया। तो अब चूंकि टीआरई 1 का कार्य बोझ कम हुआ है तो टीआरई 2 के कार्य बोझ आने के पहले हमारा प्रयास रहेगा कि हम जितने लंबित मामले हैं यथासंभव हम उनको चरणबद्ध तरीके से निकालते जाएं उसका परीक्षाफल। सर, ये जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात हो रही है सर, अभ्यर्थी जानना चाहते हैं सर कि आप कब तक दे पाएंगे? मैं जानता हूं सर कि आपके पास और अन्य विभाग हैं जिनकी परीक्षा आपने ली है, उससे सप्लीमेंट्री रिजल्ट सर कब तक आ पाएगा? कोई समय सीमा तो होगी? देखिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट सबसे पहले तो निर्भर करेगा कि शिक्षा विभाग जो अपना प्रतिवेदन दे वो हमें बताएगी कि कितने अभ्यर्थी ड्रॉपआउट्स हुए हैं। मतलब ड्रॉपआउट का मतलब ये होगा जो मल्टीपल रिजल्ट्स वाले कितने अभ्यर्थी हैं, तो एक ही जॉब करेंगे, दूसरा जॉब खाली करेंगे, इसलिए ड्रॉपआउट्स हो गए। उसके अलावा डीवी में भी कुछ लोग असफल भी होंगे, कुछ लोग उसमें भी अनुपस्थित रहेंगे। शिक्षा विभाग से हमारी लगातार बैठक होती रहती है। जब से हम लोगों ने परीक्षाफल घोषित किया उसके बाद हमारी 2 बैठकें भी हो चुकी हैं उनके साथ। वो हमारी हमेशा बैठक होती रहेगी, तभी तो हम आगे काम कर सकेंगे। टीआरई 1 से भी संबंधित, टीआरई 2 से भी संबंधित सभी बैठकें हमारी होती रहती हैं। हमें जब तक वो आंकड़े नहीं आएंगे तब तक स्वाभाविक है कि मैं उस पर कोई भी प्रतिक्रिया या कोई भी समय सीमा नहीं दे सकता हूँ। लेकिन मैं इतना जरूर करूँगा कि जब आंकड़े आ जाएंगे तो भी हमारे प्रायोरिटी में, चूंकि जैसा मैंने बताया कि हमारी कई महत्वपूर्ण परीक्षाएं उसका परीक्षाफल अभी लंबित है, हमारी प्रायोरिटी में अभी वो ऊपर रहेगा और टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट होगा वो थोड़ा वेट करना होगा। सर, एक सवाल ये है कि जो सर ये परीक्षा सर अभी इसका रिजल्ट आया था, जो सेकंड फेज की जो आपने बहाली ली है सर, ये आपने 25 नवंबर तक आवेदन का आपने समय दिया है। इसी भी सर दिवाली भी है, छठ भी है, एक महत्वपूर्ण सर छठ पूजा है सर। अभी तक मेरा सवाल है कि अगर आप 5 नवंबर से 25 नवंबर तक 20 दिन का समय दे रहे हैं तो सर क्या इतनी जल्दी हो पाएगा सर? क्या शिक्षा विभाग की तरफ से कोई दबाव निकाल के दे दीजिए ताकि हम एक रिजल्ट जारी कर सकें? सर थोड़ा समय तो कम बचता है सर, 5 से 25 नवंबर। देखिए, शिक्षा विभाग से ऐसा कोई दबाव नहीं है। हम लोग खुद भी चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी करके इसका परीक्षाफल हम लोग घोषित कर सकें समय रहते। आप जानते हैं कि इतनी बड़ी परीक्षा जो है जो हमको आयोजित करनी है तो हम लोग इसको जाड़ा में नहीं कर सकते, ठंड में नहीं हो सकता। नहीं होने सकने का बहुत से कारण है, उसमें कुछ अभ्यर्थियों को भी असुविधा होगी, कुछ हमें भी बाहर से आएंगे, रात में रुकने में कठिनाई होगी, प्लेटफॉर्म पर रुकना पड़ता है उसमें कठिनाई होगी। दूसरा कि कुछ कलाचारी भी लोग हो सकते हैं जो जिसके कारण से जाड़े में मफलर है, टोपी है, स्वेटर है,
कई तरह के मतलब कदाचार करने का उनकी संभावना बढ़ सकती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए या तो हम अभी दिसंबर में कर लें, मतलब शुरुआत में ही मतलब, और नहीं तो फिर हम लोग फरवरी के बाद कर पाएँ। तो हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि हम लोग उसको दिसंबर में ही जल्दी करेंगे। 7, 8, 9, 10 का इसलिए हमने औपबंधिक रूप से घोषित भी किया है तिथि। और ये हमारा, जैसे हम लोगों ने ये घोषणा औपबंधिक रूप से तिथि की घोषणा हम लोगों ने पहले कर रखा था। हमने विज्ञापन में के माध्यम से जो आवेदन देने के लिए हमने अधिक समय इसलिए दिया क्योंकि अभ्यर्थी अपना जो दस्तावेज है वो अपना आराम से बनवा लें और उसके बाद वो अपना जमा कर दें उसमें, इसलिए हम लोगों ने 25 तारीख तक दिया। लेकिन निबंधन जो है जिसके बेसिस पर हमें पता चलता है कि कितने अभ्यर्थी इसमें आने वाले हैं, ताकि हम उसके हिसाब से अपनी तैयारियां करें किस विषय में कितने अभ्यर्थी होंगे। इसकी तैयारी करने के लिए हमें आवश्यक है कि हमें उनका निबंधन पहले करा लें और उसके पहले ये सूचना हम लोग एकत्रित कर लें। वो हम लोग कर रहे हैं। अभ्यर्थी जो है वो देखिए कि अभी 2-3 महीना पहले उन लोगों ने जो परीक्षा दिया उसमें काफ़ी लोगों ने तैयारी किया ही है उसमें, और कुछ तो जैसे प्राइमरी में बीएड वाले लोग जो लोगों ने भी उसको दिया तो एक तरह से उनके लिए एक प्रैक्टिस टेस्ट हो गया, क्योंकि उसमें तो उनका होना नहीं था क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश था। तो एक तरह से उनके लिए भी प्रैक्टिस हो गया। तो मैं समझता हूँ कि कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कि दोबारा देंगे, उसमें उन लोगों की प्रैक्टिस पहले से है। उसके बावजूद अगर जो नए अभ्यर्थी भी अगर आते हैं तो नए अभ्यर्थी को भी मतलब 1.5 महीना तो काफ़ी मिलता है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि उन्हें वही चीज़ पढ़ना है, वही चीज़ करना है जो वो बाद में जब शिक्षक बनेंगे तो जो पढ़ाएंगे या जो पढ़ा रहे हैं उनको वही जानकारी लेना है। उसकी जानकारी उसका सिलेबस के हिसाब से रहेगा। स्टैंडर्ड ऑफ कोर्स उसका स्टैंडर्ड वो रहेगा जो उनकी अपनी पात्रता अर्हता जो जैसे ग्रेजुएशन अगर जिसका है तो उनका स्टैंडर्ड जो होगा क्वेश्चन का वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा। जो अगर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है तो उनका स्टैंडर्ड होगा क्वेश्चन का पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का। अगर हम कहें कि अगर फिजिक्स विषय अगर किसी को पढ़ाना है +2 में तो स्वाभाविक रूप से उसको +2 के विद्यार्थी से ज़्यादा उनका स्तर होना है, इसलिए हम पीजी लेवल का स्तर लेंगे। लेकिन फिजिक्स के टॉपिक्स जो रहेंगे वो वही रहेंगे जो वो 12th में पढ़ाएंगे। सर ये 70,000 पदों के लिए बहाली निकली है। पिछला जो हुआ था वो 1,70,000 पदों के लिए था। सर 50,000 पोस्ट लगभग वैकेंट रह गए, वो सर कब तक ऐड हो पाएगा? सर आपकी कई बार जो परीक्षा हुई है आप सर लोग फॉर्म भरते गए और आपने जो है उसमें रिक्तियाँ आप जोड़ते गए। सर ये रिक्तियाँ जो 50,000 रह गई हैं जो वैकेंट पोस्ट है, सर क्या इसको ऐड करेंगे क्या इसमें? देखिए, कोई भी रिक्ति हम तभी ऐड कर सकते हैं जब शिक्षा विभाग और प्रशासनिक विभाग अपने अध्यादेश में उसको ऐड करने के लिए कहेगी। हमारे विज्ञापन में हमेशा रहता है कि घट बढ़ सकता है, वैकेंसी हमेशा देते हैं। अब पिछली बार आपने देखा भी होगा कि 68 में भी और 69 कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जाम में भी हम लोगों ने वैकेंसी को बढ़ाया था। जैसे जैसे आता है हम लोग बढ़ा देते हैं। परीक्षा होने के पहले तक तो कम से कम अभ्यर्थियों को मालूम होना चाहिए कि कितनी वैकेंसी हुई, तो वो हम लोग कट ऑफ डेट उसके हिसाब से रखते हैं और वही रखेंगे इसमें भी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो वैकेंसी पिछले बार नहीं भरा जा सका क्योंकि अभ्यर्थी की संख्या ही काफ़ी कम थी, अमूमन कहा जाए कि लगभग 50,000 ऐसी वैकेंसी है जो कि अभ्यर्थियों की संख्या ही कम रहने के कारण से भरा नहीं जा सकता था, संभव ही नहीं था वो। तो वो मुझे उम्मीद है कि वो कैरी फॉरवर्ड होगा और वो TRE 2 में आना चाहिए। जब आ जाएगा तो हम लोग उसको भी घोषित कर देंगे। सर बस एक आखिरी सवाल आपसे है कि सर इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि सर किसी पे उंगली उठाना बहुत आसान काम होता है, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत होती है सर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। सर आपको इसका पूरा श्रेय मिलता है। आपको हम सर ये बच्चे भी कहते हैं कि नहीं बहुत अच्छा काम किया है। सर 8 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे, आपने पिछले दिनों एक लिस्ट जारी की थी जिसमें 12 लोग ऐसे थे जो दूसरे के स्थान में परीक्षा देते हुए पकड़े गए हैं। सर ये कहाँ से हो गया ये? देखिए, कोई भी अभी जैसे राम राज्य तो नहीं है कि अपराध मुक्ति रहेगा, कोई भी ऐसा स्थिति नहीं होता है। स्वाभाविक है कि जो अपने जो खुराफाती तत्व जो है कदाचारी है वो अपने कदाचार करने से बाज नहीं आएंगे। अगर सब कुछ अगर अच्छा रहेगा तब तो मुझे कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आखिर वो लोग हैं तभी तो मेरी भी जरूरत है। अगर वो रहेंगे ही नहीं तो मुझे मेरी भी जरूरत नहीं है और पुलिस की भी जरूरत नहीं है। फिर तो आराम से लोग दें परीक्षा अपना चले जाएं। क्योंकि कदाचारी लोग रहते हैं और हम लोग मान के चलते हैं कि कुछ न कुछ लोग एलिमेंट्स इस तरह से आएंगे ही आएंगे और इसलिए हम लोग एहतियात बरतते हैं, तभी तो पकड़े गए वो। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ इस तरह के भी लोग अभ्यर्थी होंगे जो अपने दस्तावेज में भी गड़बड़ किए होंगे, करते हैं। और हम लोग मान के चलते हैं कि इतनी बड़ी परीक्षा में और जब नौकरी का इतने वर्षों के बाद ये नौकरी मिल रही है तो लोग बाई हुक और बाई क्रुक जिसको कहते हैं, ये इनके प्रकार मतलब हिंदी सही हिंदी उसकी यही है, वो प्रयास करेंगे, कुप्रयास करेंगे। जितना हम लोग छांट सकते हैं अलग अलग लेवल पर, अलग अलग फिल्ट्रेशन लेयर पर हम लोग उतना छांटे गए। हम लोगों ने भी कुछ DV कराया, उसमें भी छांटा हम लोगों ने बड़ी संख्या में। फिर उसके बाद हम लोग जो मेरिट लिस्ट निकाले उसमें भी हम जानते थे कि उसमें कुछ अभ्यर्थी ऐसे जरूर होंगे जो फर्जी करके आ रहे हैं। उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसलिए तो किया ही गया था और इसीलिए सशर्त ही हम लोगों ने परीक्षा फल दिया। वो छठे हैं, वो छटेंगे वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अगर कोई उसके बावजूद कोई बच गया तो इसके बाद का भी एक लेयर है और ये योगदान के बाद का लेयर है जो वृहद अनुसंधान का मामला है, वहाँ भी छटेंगे। जब भी अभी तो हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था कर रखा है कि हम अपना अभ्यर्थियों का जो डॉसियर जो होता है वो हम सॉफ्ट कॉपी देते हैं, सॉफ्ट कॉपी डिजिटली साइन करके देते हैं। ये परिपाटी हम लोगों ने पिछले 6-7 महीने 8 महीने से स्टार्ट कर दिया है। तो इसका उद्देश्य ये था कि जो हम सॉफ्ट कॉपी डिजिटली साइन करके देंगे, एक तो वो प्रॉपर होगा, दूसरा कि उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग बायोमेट्रिक डेटा जो हम लोग कलेक्ट करते हैं वो हम देंगे। वो सॉफ्ट कॉपी में दिया जा सकता है, उसका हार्ड कॉपी हो नहीं सकता है। तो वो सॉफ्ट कॉपी में जब बायोमेट्रिक डेटा देते हैं तो कोई भी सफल अभ्यर्थी अगर योगदान करके नौकरी भी कर रहे हैं, अब ये हो सकता है ना कि राम कुमार ने सारी परीक्षा दिया, सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राम कुमार ने किया और श्याम कुमार नौकरी पर करने के लिए पहुंच जाए, बिल्कुल संभव है। और ऐसी संभावना को ही ध्यान में रख करके ही हम लोगों ने जो डॉसियर जो है वो सॉफ्ट कॉपी में भेजना शुरू किया सॉफ्ट कॉपी में, जिसमें कि हम उसका बायोमेट्रिक डिटेल्स भी देंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जो अभ्यर्थी सफल होने के बाद नौकरी कर रहे हैं उनका अटेंडेंस के समय मान लीजिए 1 महीना 2 महीना 3 महीना के बाद भी कभी भी अगर उनका बायोमेट्रिक से मिलान किया जाएगा तो पता चलेगा कि ये तो फर्जी आदमी काम कर रहा है। क्या लग रहा है कि एक जो आपने रिकॉर्ड बनाया है सबसे बड़ी बहाली का, अपना रिकॉर्ड एक बार फिर से तोड़ेंगे क्या? अभी ये तो नहीं कह सकते हैं कि हम तोड़ेंगे, लेकिन जो जैसी संभावनाएं हैं उसके हिसाब से मैं बता दूं कि परीक्षा तो हम लोग संभावित तिथि है 7, 8, 9, 10 दिसंबर, और हम लोगों का बेशक प्रयास रहेगा कि इस बार हम लोग ज़्यादा तेजी से परीक्षा फल भी दें। अब उससे रिकॉर्ड टूट जाए तो अच्छी बात है। जी क्या है शेड्यूल जो आपने तैयार किया है, क्या है? एक बार हम चाहेंगे जो अभ्यर्थी हैं, दर्शक हैं, हम लोग इसमें निबंधन एवं भुगतान जो हम लोग कराएंगे, प्रारंभ करनी तिथि 5 से लेकर 14 तारीख तक वो निबंधन कर सकते हैं और विलम्ब शुल्क के साथ वो 17 तारीख तक कर देंगे। और फिर उसके बाद आवेदन हम जमा करने के लिए 10 से 25 नवंबर है, ये अंतिम तिथि होगी। ऐसा हम लोगों ने 2 चरण में इसलिए किया
कि पिछले बार हम लोगों ने पाया कि कई अभ्यर्थी लोगों को अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड करने में काफ़ी विलम्ब हो रहा था, काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। उसमें वेबसाइट भी दो दिन के लिए क्रैश कर गया था। तो इस बार हम लोगों ने कहा कि पहले आप निबंधन कर लें, अपना पेमेंट कर दें, वो पार्ट कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद अपने आराम से आप अपना सर्टिफिकेट अपना अपलोड करें। 6 to 8, 9 to 10th, 11th, 12th ये वैकेंसी अभी निकल रही है, तो क्या लग रहा है कि जो पिछले बार कंपटीशन था अभ्यर्थियों के बीच, इस बार प्रतियोगिता कैसे देख रहा है? पिछले बार 7 पेपर ऐसे थे जिसमें कि अभ्यर्थी वैकेंसी से ज़्यादा थे, तो उसमें तो कंपटीशन था। लेकिन अन्य पेपर में ऐसी बात नहीं थी और उसमें अभ्यर्थी की संख्या काफ़ी कम थी, इसमें कंपटीशन वैसा टफ नहीं था। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि इस बार ज़्यादा टफ रहेगा पिछले बार की तुलना में, क्योंकि इस बार ज़्यादा अभ्यर्थी हो जाएंगे, तो कंपटीशन रहेगा। आज मैं जो ब्रेन ड्रेन समस्या थी बिहार की, जो पलायन लगातार जारी था, लग रहा है कि एक वो जो रफ्तार है उसमें भी कमी आएगी। आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे सरकार पर, आयोग पर, विभाग पर, लेकिन लग रहा है कि अब जो है रफ्तार में कमी आएगी, ब्रेन ड्रेन। देखिए, ये एक विशेष सर्किल है। शिक्षा की गुणवत्ता का जो मामला है वो एक विशेष सर्किल है। विशेष सर्किल का मतलब यह है कि चूंकि शिक्षक अच्छे नहीं हैं, इसलिए छात्र भी अच्छे नहीं होंगे। चूंकि छात्र अच्छे नहीं होंगे तो अभ्यर्थी अच्छा कहां से होगा, अभ्यर्थी अच्छे नहीं होंगे तो फिर शिक्षक कहां से अच्छा होगा। और मैं चाहूंगा कि अभ्यर्थी भी अपना 100% दें। कोई सॉल्वर गैंग या कोई कदाचार करने का प्रयास न करें, ईमानदारी से दें। मैं भी अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं, आपसे भी उम्मीद करता हूं कि ईमानदारी से दें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात तो आपको आज मैं एक जो खबर दिखा रहा हूँ ये बहुत ऑथेंटिक है और समझ लीजिए कि आपके लिए एक तरह से खुशी भी है। क्या खुशी है अब ये समझिएगा। कार्यालय है जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी का, मतलब ये पूर्वी चंपारण एक जिला है, बिहार के 38 जिलों में से एक जिला है पूर्वी चंपारण। इसमें देखिए अगर 1 से 5 तक में कुल इतने बच्चों का रिजल्ट हुआ था 1985, इसमें प्रेजेंट हुए 1868 और इसमें एब्सेंट हुए 117 बच्चे तो एब्सेंट हो गए ही नहीं, तो उतनी सीट यहाँ से खाली हुई। उसके बाद जो ये 1868 में गए हैं, इसमें से करीब तकरीबन 300 से 400 बच्चे ऐसे मिल रहे हैं जो उसके पास डॉक्यूमेंट्स या तो नहीं है, या तो फिर दिक्कत में है, या तो फिर कुछ और है, या तो बीएड वाले आ गए हैं, या तो सीटेट में फेल हो गए हैं, या तो कुछ भी है, मतलब ऐसा दिक्कत चल रहा है। तो मतलब कुल ले करके एक ज़िले में 300 से 400 सीटें ऐसी बन जा रही हैं कि या तो वो आए नहीं हैं, या तो फिर उनका डॉक्यूमेंट्स में कोई ना कोई कमी है, या फिर कोई ना कोई फर्जीवाड़ा है। तो मतलब ये सब ले करके 300 से 400 बच्चे ऐसे मिल जा रहे हैं एक जिला में। तो अब आप समझिए, ये तो बात रही उसकी। और 9th-10th वाले में देखिए 243 लोग तो एब्सेंट हैं, मतलब आए ही नहीं वो लोग। और 1142 लोग आए थे जिसको काउंसलिंग कराए थे, जिसमें से बहुत सारे लोग फर्जीवाड़ा में निकलेंगे ही। 11 से 12 में देखें तो एब्सेंट की संख्या 50 है। क्यों? इसके पीछे भी लॉजिक है। जैसे मान लीजिए जो बच्चा 9-10 का फॉर्म भरा होगा, वही बच्चा 11-12 का भी फॉर्म भरा ही होगा, जाहिर सी बात, तो छोड़ेगा तो है नहीं। मतलब अगर मान लीजिए आप 9-10 में हैं और आप 11-12 में हैं, दोनों जगह मान लीजिए आपने फॉर्म भर रखा था, दोनों जगह आपने पेपर दे रखा था, क्योंकि जो एलिजिबिलिटी लगभग 9-10 की होती है वही लगभग वही 11-12 में भी होती है। तो बच्चा दोनों में फॉर्म भर रखा था और दोनों में लगभग सेलेक्ट भी हो गया, मतलब रिजल्ट उसका दोनों में दे दिए, 9-10 में भी दे दिए, 11-12 में भी दे दिए। तो अब ये बताइए 9-10 में जाएगा कि 11-12 में जाएगा? तो जाहिर सी बात है वो 11-12 में जाएगा, 9-10 में क्यों जाएगा, ये बताइए आप। तो इसलिए 9-10 में जो है एब्सेंट की संख्या ज़्यादा है और 11-12 में कम है, क्योंकि बच्चा 11-12 को प्रेफर करता है, 9-10 को नहीं। तो ये सीट 9-10 वाली जो है ये भी खाली हो गई। यानी मान लीजिए एक ही बच्चे का 2 जगह आप अगर मान लीजिए दे देंगे तो सीट डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो खाली होगी ना। और जब सीट खाली हो गई तो अब उसको भरना चाहिए, तो भरने के लिए सप्लीमेंट्री या फिर और सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी ही आएगी। अब उसके लिए मैं आपको खबर दिखा देता हूँ कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट, और ये सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट का बात है, मतलब जैसे पूर्वी चंपारण की बात है, इसी तरह से बिहार के 38 डिस्ट्रिक्टों में से अगर आप 300 सीट निकाल देते हैं तो भी आप समझ सकते हैं कि 10-20 हज़ार सीट तो ऐसे ही बाहर आ जाएगा। जबकि ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको दूसरी खबर दिखाता हूँ जिसमें ये लिखा हुआ है कि मेधा सूची जो बनेगी वो सबके लिए बनेगी। देखिए, आयोग सभी वर्गों की प्रतीक्षा सूची भी तैयार करेगा। तो मतलब समझ सकते हैं कि आयोग जो है वो इस फिराक में लगा हुआ है, मतलब इस काम में लगा हुआ है कि अब वो प्रतीक्षा सूची देने वाला है, यानी वेटिंग लिस्ट देने वाला है। जब वेटिंग लिस्ट दे देगा तो जो सीटें बचेंगी उसमें जाकर के आप लोग एडजस्ट हो सकते हैं। उससे एक बेनिफिट और होगा, उससे बेनिफिट ये होगा कि अगर आप लोग इसी वाले भर्ती में जॉब पा जाएंगे तो अगली जो TRE 2.0 आया हुआ है, जो अभी आवेदन शुरू हो गया है कल से ही, तो उसमें आप जो है नहीं बैठेंगे। जब आप इसमें नौकरी पा जाएंगे तो उसमें क्यों बैठेंगे आप? तो वो भी सीट खाली होगी और वहाँ के भी बच्चों के लिए लाभ होगा। अगर आप वहाँ पे नहीं पाएंगे, TRE 1 में अगर आपको वेटिंग लिस्ट से नहीं भरेंगे तो ये सीटें
भले जोड़े या ना जोड़े, लेकिन छात्र तो जुड़ जाएंगे ना, क्योंकि छात्र तो भाई पेपर देंगे, भाई उनको सिलेक्शन चाहिए, उनको नौकरी की सख्त ज़रूरत है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर भीड़ बढ़ेगा, वहाँ पर रस होगा। तो अच्छा तो यही होगा कि वेटिंग लिस्ट दे दिया जाए और जितने से जितने बच्चे हैं उनको इधर ही खींच दिया जाए, ताकि इधर का कंपटीशन थोड़ा कम हो जाए और बच्चों को रोज़गार मिल जाए और बेरोज़गारी से मुक्ति पा जाए। तो हालांकि प्रतीक्षा तो करना है कि प्रतीक्षा सूची के लिए भी प्रतीक्षा आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी। हालांकि इसमें सब साफ कह दिया गया है कि वेटिंग लिस्ट बनेगा ज़रूर, 100% सप्लीमेंट्री रिजल्ट यानी सेकंड मेरिट लिस्ट ज़रूर आएगी। तो आपको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है और आएगा ज़रूर। आप आगे का वीडियो वगैरह देख लीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरह की ऑथेंटिक और सही जानकारी आपको तुरंत तत्काल आपको मिल जाए कीजिएगा। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। हेलो, वेलकम बैक टू चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एंजल वन तरीके से एंजल वन ऐप को डाउनलोड करके उसको अर्न करके उसको रेफर करके अर्न कर सकते हैं। और एक रेफर पर आपको 750 रुपये भी मिल सकता है, 500 भी मिल सकता है और 1000 भी मिल सकता है। तो आपको चलिए मैं बताता हूँ पूरा स्टेप कैसे फॉलो करना है और आपको कैसे कैसे ऐप को डाउनलोड करना है, उसमें अपना खाता बनाना है, अकाउंट बनाना है और अकाउंट बनने के बाद आप अर्न एंड रेफर ऑप्शन पर जाकर के अर्निंग कर सकते हैं। मैं आपको अर्निंग का भी प्रूफ आपको दिखाऊंगा। तो चलिए मैं वीडियो को शुरुआत करता हूँ। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, देखिए ये डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इस तरह से लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद आप खुलेगा कुछ इस तरीके से। नीचे जो है साइन अप वाले जो अकाउंट बना है उसमें आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। यहाँ पर नीचे रेफरल कोड में मेरा रेफरल कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये आप जरूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफरल कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव। फिर उसके बाद ग्रांट परमिशन करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा थोड़ी देर में, फिर वेरीफाई होने के बाद आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर अपना डिटेल अपना नाम रखिएगा और आप जो रेफरल कोड मेरा ये वाला है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये वाला लिख करके आगे बढ़ जाएगा। फिर आप कोई भी अपना जीमेल आईडी कोई भी चुन लीजिएगा जो आपको चाहिए, फिर यहाँ से यस करके आगे बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करके यस कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ाइएगा। फिर आपको ऊपर अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है, फिर आगे आपको सबमिट कर देना है। आपका नाम आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा, सही होगा तो आप यस करके सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा। तो आप जो है जब इस पर यस करके सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है आपको। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ये कैप्चा कोड डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आगे बढ़ जाना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर एक OTP जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे देखिए OTP आ गया, अब इस OTP को हम लोग फिल कर दिए हैं। OTP फिल करने के बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट जो है यहाँ पर डिजी लॉकर का आपका पासवर्ड कर लेना है, डाल देना है। अगर नहीं पता हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अलाउ करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का आएगा, फिर ये आपको अप्रूव हो गया। फिर आप यहाँ पे अपना अकाउंट मतलब बैंक का अकाउंट भी आपको लिंक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका एक भी पैसा नहीं लगता, लेकिन सिर्फ आपको लिंक करना। फिर आप बाद में इसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा आपको जब आप कमा लीजिएगा अपना पैसा। तो फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक वगैरह चुन करके आपको आगे बढ़ जाना है कि कौन से बैंक में आपका खाता है। फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल दीजिएगा और अपना FSC कोड डाल करके लिंक एक बैंक अकाउंट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर वहाँ से बाद आपको अपनी एक सेल्फी यानी आपको अपना एक फ़ोटो खींचना है, सेल्फी कुछ इस तरीके से। फिर आप सेल्फी क्लिक करके आप उसको सिग्नेचर करने के लिए आएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए आप कुछ भी है जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा, तो वो स्क्रीन पर ही आप लिख करके अपना सिग्नेचर इस तरह से आप अपलोड भी कर सकते हैं और स्क्रीन पर वहीं पर लिख भी सकते हैं। तो या फिर आप अपने जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पर ले करके अपना अपलोड कर दीजिएगा, या फिर आप वहीं पर तुरंत सिग्नेचर करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इस तरह से अपना कुछ एनुअल इनकम बताना होगा। आपका 0 रुपया तो 0 रुपया बता दीजिएगा। फिर यहाँ से आपका जो भी आप काम करते हो वो बता दीजिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी होगा आपका वो लिखिएगा। उसके बाद आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना मेल चुन लीजिएगा, यहाँ पे अनमेरिड या मैरिड जो होंगे वो चुन लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपका मंथली फंड चाहिए, फिर क्वार्टरली चाहिए तो भी आप चुन लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से फिर वहाँ पे लिखेगा आई कन्फर्म, वो पर क्लिक करिएगा आई कन्फर्म पे। फिर यहाँ पे नीचे आधार कार्ड नंबर लिख करके इसको वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड पे फिर से एक बार OTP आएगा, OTP सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट खुल चुका होगा कुछ इस तरीके से। एप्लीकेशन आपके सामने होगा। आप इसमें जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है और अर्न एंड रेफर करके जहाँ पे आप रेफर एंड अर्न करके अगर आप देखेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। इस समय मेरे वाले में आपको देख सकते हैं। तो आप इसमें अगर शेयर करके लिखा हुआ है, इस पर शेयर करके अपने माता पिता भाई बहन दोस्त यार फ्रेंड्स आपके सर्कल में जितना भी पड़ा हुआ है ये पैसा मैंने वहीं से कमाया है। इससे ज़्यादा मैंने यहाँ पर रिचार्ज वगैरह भी किया है और प्रोडक्ट वगैरह भी खरीदा है। ये सारा पैसा मैंने वहीं से किया है, आप इस तरह से अर्न कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए मैंने 500 रुपया अर्न किया था। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं तो 750 रुपया मैंने 3 बार अर्न किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 750 ये मैंने वहीं से अर्न किया है। फिर मैं आपको दिखा दूं तो ये भी मैंने 750 करके 3 बार ये भी मैंने अर्न किया था। उसके बाद मैं दिखा दूं ये देखिए लास्ट मैंने 26 तारीख को आपको दिखाया